नमस्कार दोस्तों, ज्ञानतू में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं सेट नंबर 5 का। तो देखते हैं सेट नंबर 5 में कैसे कैसे प्रश्न है और उसका उत्तर क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 5। चलिए आइए देखते हैं सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, जब दो संख्या को जब 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 13 और 11 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यह रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। किसका? शेषफल का क्वेश्चन है। तो आइए इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 17 से किसी संख्या को हम भाग देते हैं तो शेषफल 13 बचता है। 17 को किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो शेषफल 13 बचता है और 11 प्राप्त होता है, यानी शेषफल 11 और 13 बच रहा है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि वह संख्या 17 ही है। वह संख्या क्या है? 17 ही है। वह संख्या क्या है? 17। वह संख्या 17 ही है। अब इस 17 में हम 13 को जोड़ देंगे। इस 17 में हम 13 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 0 2 1 3 30। यानी देखिए 30 वैसा संख्या है, 30 वैसा संख्या है जिसको हम 17 से भाग देंगे। 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बच जाएगा? शेषफल मेरा 13 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब अगला स्टेटमेंट कर रहा है, फिर हम किसी संख्या को 17 से भाग देते हैं तो क्या शेषफल बचना चाहिए? 11। क्या शेषफल बचना चाहिए? 11। तब देखिए हम इस वह संख्या को हम 17 मान लेते हैं। वह संख्या को हम क्या मान लेते हैं? 17। अब इस 17 में हम 11 जोड़ देंगे। इस 17 में हम अगर 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 28। कितना आ जाएगा? 28। कितना आ जाएगा? 28। अब देखिए 28 को हम अगर 17 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 11 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 11। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं के योग को, यानी ये जो दोनों संख्या आया है, इस दोनों संख्या के योग को हम अगर 17 से विभाजित करेंगे तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? तो आइए दोनों को ऐड करते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा। क्या होगा? 58 हो जाएगा। अब देखिए 58 को हम अगर 17 से भाग देते हैं, यानी 58 को हम 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 17 51, यानी रिमाइंडर बच के क्या आपका आएगा? 7 बच जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 7। रिमाइंडर 7 इस क्वेश्चन का क्या हुआ? सही आंसर हुआ। 7 इस क्वेश्चन का क्या हुआ? सही आंसर हुआ। देखिए 17 लिए फिर भी आंसर आया। अगर हम 34 लेंगे फिर भी वही आंसर आएगा। यानी 51 लेंगे फिर भी वही आंसर आएगा। चलिए 34 लेके बनाते हैं। मान लीजिए वह संख्या 34 है। मान लीजिए क्या हुआ? संख्या 34 है। 34 देखिए 34 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 17 से कट जाएगा और 17 से कट जाएगा, उसमें अगर हम 13 ऐड कर देंगे, 13 हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 7 3 1 4। अब फिर मान लीजिए वह संख्या कितना है? 34। इस बार रिमाइंडर कितना लाना है? 11। तो इस बार कितना ऐड करेंगे? 11। इस बार रिमाइंडर कितना ऐड करेंगे? 11। तब देखिए 4 1 5 3 1 4 4 1 5 3 1 4। अब देखिए 47 और 45 को ऐड कीजिएगा। 47 और 45 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 5 12 7 5 12 4 4 8 1 9 4 4 8 1 9। अब 17 से भाग देंगे। तो अब 17 से भाग देंगे तब देखिए 17 बचे 85, 17 बचे 85, 85 7 92, 85 7 92। देखिए यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7। यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7। इसका मतलब क्या होगा? कुछ भी हम ले लेंगे, 17 के मल्टीपल कुछ भी लेके और उसमें हम अगर 13 11 जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? वो जो रिमाइंडर देगा वो 7 देगा। वो रिमाइंडर क्या देगा? 7। तो 7 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 7 इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कल वाला जो सेट प्रैक्टिस था, यानी सेट नंबर 4, उसमें दो प्रश्न का सॉल्यूशन में मिस्टेक हो गया। कल जल्दी में थे इसीलिए मिस्टेक हो गया। तो आइए पहले उसको हम देखते हैं। आइए पहले हम उसको देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। वह क्वेश्चन क्या था? देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन जो गलत हो गया है वह क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। देखिए पहला क्वेश्चन था, एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की दो क्रमिक छूट प्रदर्शित करती है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है
तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट क्या है। चलिए चलिए, इसका सॉल्यूशन गलत हो गया था, तो आइए आज देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो। यानी क्या बताए थे, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। फिर 20% का कितना होता है, 1/5। अब फिर 5% का कितना होता है, 1/20। प्रश्न कह रहा है पहला डिस्काउंट 10% का दिया है, दूसरा डिस्काउंट 20% का दिया है, तीसरा डिस्काउंट 5% का दिया है। तो प्रश्न कह रहा है टोटल डिस्काउंट कितना का मिला है। तो देखिए इसको रेशियो से बना देंगे, यानी 10 का सामान कोई 9 में ले गया, फिर 5 का सामान कोई 4 में ले गया, और 20 का सामान कोई 19 में ले गया। तो देखिए ये हो गया आपका क्या, सीपी। ये क्या हो गया, सीपी। ये क्या हो गया, सीपी। और ये क्या हो गया, एसपी। यानी इतना में खरीद के इतना, यानी एमपी हो गया, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, एमपी। ये क्या हो जाएगा, एमपी। ये क्या होगा, एमपी। एमपी उसका इतना है, एसपी इतना है। तो अब देखिए क्या करना है, इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए, यहां आ जाएगा एमपी, यहां आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो एमपी पर जो छूट दे, एमपी से जितना में हम बेचेंगे वह जो छूट आएगा वही आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कितना छूट दिया। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम गुना करेंगे तो क्या, 100 पर एक जीरो लगा देंगे तो 1000। अब 1000 का जो वस्तु है, 1000 का वस्तु, अब इसको गुना कीजिए, 9 चौका 36, यानी 36 गुणा 19, 9 6 54 के 4, बच गया 5, 9 3 27 5, 27 5 32, 27 5 32, 6 इकाई 6, 3 इकाई 3। अब देखिए 4 8 और 6 यानी 684। क्या आया, 684 आया। क्या आया दोस्तों, 684 आया। तो देखिए यानी क्वेश्चन क्या कर रहा, 1000 का सामान था, उसको बेच रहा है कितना में, 684 में। बेच कितना में रहा है, 684 में। हम क्या किए थे, जल्दी जल्दी में हम कल क्या किए थे कि डायरेक्ट इस जितना इसमें अंतर है वही लिख दिए थे, जितना इसमें अंतर है वही लिख दिए थे। आंसर सही बताएं कि आंसर वही होगा, लेकिन सॉल्यूशन गलत था। अब देखिए क्या होगा, 1000 के वस्तु बेच रहा है कितना में, 684 में। तो कितना के छूट दिया, तो छूट दिया 6 6 1 3, यानी 316 के छूट दिया, 316 के छूट, यानी 1000 के वस्तु को वो 684 में बेचा तो 316 के छूट दिया। तो प्रश्न वही पूछ रहा है कि कितना का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 316 बटा 1000 गुणा 100, यानी कितना परसेंट का छूट दिया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बदली पॉइंट डाल देंगे, यानी 31.6% का छूट दिया, 31.6% का छूट दिया। चलिए एक प्रश्न और था जिसमें मिस्टेक हो गया है, एक प्रश्न और था जिसमें मिस्टेक हो गया। तो अगर उस प्रश्न को देखते हैं, अब क्या करते हैं, उस प्रश्न को देखते हैं, वो प्रश्न क्या कह रहा है। आइए देखिए वह प्रश्न क्या था, उस पर आते हैं, देखते हैं वह क्वेश्चन कौन था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि विराम को निकाल दिया जाए, यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यदि विराम को शामिल कर लिया जाए तो बस की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकी है। यानी क्वेश्चन कह रहा है यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल, विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल कितना हो जाता है, यानी विराम नहीं लेना है तो बस की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि विराम के साथ हो जा रहा है तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकी है, बस प्रति मिनट कितने घंटे के लिए रुकी है। तो देखिए कैसे बनाना, देखिए 78 बिना विराम क्या चल रहा है, 78 बिना विराम का चल रहा है। अब 65 किलोमीटर हो गया तो कितना स्लो हुआ, यानी कितना रुका, यानी कितना का स्पीड उसका कमा। तो स्पीड कम गया कितना, 13 कमा। ये क्या है, घंटा। ये क्या है, घंटा। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, 13 छक 78, 10 छक 60। इसका आंसर क्या आएगा, 10 मिनट। आंसर क्या आएगा, 10 मिनट। कल क्या मिस्टेक हो गया था, हम 65 लेके बना दिए थे, 65 लेके बना दिए थे, आंसर आ गया था 12। वह गलत है। जहां कह रहा है बिना रुके, जो बिना रुके वाला गति को नीचे रखेंगे, जितना रुकेगा उसको ऊपर रखेंगे और 60 से गुना कर देंगे। और क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे
तो घंटा से मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो घंटा से मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वही आपका आंसर निकल के चला गया कि कितना देरी ट्रेन रुका। तो चलिए अब आते हैं सेट नंबर 5 के अगले प्रश्न पर। ये दोनों प्रश्न सेट नंबर 4 का था जो मिस्टेक हो गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शालिनी, तनवीर और रशीद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था और शेष भाग रशीद के पास था। तो रशीद के पास केक का अंश क्या था? प्रश्न यह होना चाहिए, रशीद के पास केक का कितना अंश था, कितना अंश था। आइए देखिए बढ़ते हैं, प्रश्न को सोल्व करते हैं कैसे बनेगा। देखिए इस प्रश्न को पहले इधर भेज देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शालिनी के पास 1/6 भाग था, कितना था? 1/6। शालिनी के पास, तनवीर के पास कितना था दोस्तों? तनवीर के पास 1/4 था। तनवीर के पास कितना था? 1/4 था। और शेष भाग रशीद के पास था। शेष भाग किसके पास था? रशीद। 4 लिख देते हैं। शेष भाग किसके पास था? रशीद के पास। रशीद का केक का अंश कितना होगा? देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखते हैं। मान लिया जाए टोटल केक को हमको मानना है। टोटल केक मानेंगे, क्या मानेंगे? टोटल केक, तभी तो उसका 1/6 1/4 निकालेंगे। जहां बाकी जो बच गया वो किसको मिलेगा? रशीद को मिलेगा। बाकी जो बच गया वो किसको मिलेगा? रशीद को मिलेगा। किसको मिलेगा? रशीद को मिलेगा। यानी किसको मिलेगा? रशीद को मिलेगा। देखिए तो हम ऐसा करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं और उसी को टोटल केक मान लेते हैं। नीचे वाला को एलसीएम ले लेते हैं, उसी को टोटल केक मान लेते हैं। तो देखिए 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तब देखिए क्या करते हैं, 12 का 1/6, 12 का 1/6, 12 का 1/6 किसके पास है? 12 का 1/6 शालिनी के पास है। तो 12 का 1/6 2 हो जाएगा। 2 किसके पास है? शालिनी के पास है। अब देखिए 12 का 1/4 3 हो जाएगा। 12 का 1/4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 जो है, 3 आपके पास तनवीर ले गया। 3 कौन ले गया? तनवीर ले गया। बाकी क्वेश्चन क्या कर रहा है? शेष भाग रशीद के पास है। तो बच गया कितना? बच कितना गया है? 5 6 5 सॉरी 5 ले गया है। तो बच कितना गया? 12 में से 5 वो ले गया है। तो बच कितना गया? 7। 7 बचा है कितने पर? 12 पर। यानी 7/12। 7/12 यानी प्रश्न कह रहा है कि रशीद का केक का अंश क्या है? तो रशीद का केक का अंश क्या हो जाएगा? 7/12 हो जाएगा। 7/12 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन में क्या है? 7/12। इस प्रश्न का यही सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जब 5 5 5 5 5 यानी जब 5 5 5 5 5 को 244 बार यानी 244 बार को 37 से विभाजित किया जाता। इसका मतलब यह कह रहा है कि 5 जो लिखा हुआ है ना दोस्त, 5 जो लिखा हुआ है, 5 5 5 5 5 जो लिखा हुआ है इस टाइप के 5 5 यानी इस प्रकार से 244 बार लिखा हुआ है। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 6 बार। यानी ऐसे 244 बार लिखा हुआ है, बार लिखा हुआ, उसको कह रहा है 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। तो क्या कर रहा है? शेषफल ज्ञात करें। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले हम कुछ जानते हैं। क्या जानना है? देखिए क्या जानना है, जब कोई भी संख्या, कोई भी नंबर या संख्या या डिजिट, कोई भी डिजिट कंटिन्यू 6 बार लिखा रहेगा, कोई भी डिजिट कंटिन्यू 6 बार लिखा रहेगा, तो वह हमेशा 3 7 11 13 37 39 यानी 3 7 11 13 37 39 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या बताएं हम? 3 7 11 13 37 39 यानी ये जो 6 बार 5 लिखा हुआ है ना, 6 बार जो 5 लिखा हुआ है उसको ये सारा संख्या जो 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 37 है, 39 यानी 3 7 11 13 37 39 हमेशा पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न में 37 दिख रहा है। प्रश्न में 37 दिख रहा है तो प्रश्न में यही कह रहा है 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए 6 काट देगा,
6 को हर समय पूर्णतः विभाजित कर देगा, 6 को हर समय पूर्णतः। तो 6 हम निकालने जाएंगे, 244 बार लिखा हुआ है, 244 बार लिखा हुआ है। अगर हम 6 को निकाल लेंगे, 6 को निकाल लेंगे तो बच कितना जाएगा, जो लिखा हुआ रहेगा वो बच कितना जाएगा। तो 6 से हम इसको भाग दे देते हैं, 6 से हम इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। 6 चौका 24, 6 चौका 24, बच जाएगा लास्ट में कितना, 40 बार में काट देगा, बच जाएगा रिमाइंडर 4। यानी जो 5 5 5 5 जो है यह बच जाएगा, ये इतना बच जाएगा। यानी बाकी पहले जो लिखा हुआ है 240 को, उसको ये पूरा डिवाइड कर देगा, बच कितना जाएगा, 5 5 5 5 बच जाएगा। इसको अगर हम 37 से विभाजित करें, इसको हम अगर 37 से विभाजित करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, इसको अगर हम 37 से विभाजित करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि अगर हम 4 बार 5 लिख के 37 से विभाजित करते हैं तो क्या आंसर आता है, क्या आंसर आता है। कमेंट में जरूर इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। जब 7 7 7 7 7 को 363 बार को 11 से विभाजित किया जाता है, फिर देखिए वही सेम थ्योरी पे प्रश्न है, सेम थ्योरी पे प्रश्न है। क्या बोले, जब 7 7 से कोई भी डिजिट, यानी मान लिया 1 1 1 1 1 1 कितना बार, 6 बार, 2 2 2 2 2 2 6 बार, 3 3 3 3 3 3 6 बार, 4 4 4 4 4 4 6 बार। यह इतना जो नंबर, इतना जो संख्या है, यह जो डिजिट है उसको क्या करना है, देखिए उसको हम अगर विभाजित करेंगे 11 13 37 39, ये सभी संख्या से अगर हम विभाजित करेंगे तो 6 बार कंटिन्यू लिख देंगे तो क्या करेगा, पूरा काट देगा, पूरा काट देगा। यहाँ क्या कर रहा है, 11 से विभाजित करने बोल रहा है, 11 से विभाजित करने बोल रहा है। तो वही थ्योरी इसमें भी है कि कोई भी 6 बार तक लिखा रहेगा, कोई भी डिजिट 6 बार तक कंटिन्यू लिखा रहेगा तो उसको 3 7 11 13 37 39, यानी क्या बोले, क्या बोले 3 7 13 37 39, 3 7 11 37 39 हमेशा ही उसको विभाजित कर देगा, हमेशा ही उसको विभाजित कर देगा। इसको भी उसी प्रकार से बनाना है। देखिए 363 बार लिखा हुआ है, तो 363 बार लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, 363 बार लिखा हुआ है तो इसको हम 6 से भागा देंगे तो 360 पूरा काट देगा, 360 बार जो लिखा रहेगा उसको काट देगा तो बच जाएगा कितना, 3 बार, बच जाएगा 3 बार। तो 7 को 3 बार लिखिए, 7 को 3 बार लिखिए, उसको 11 से डिवाइड कीजिएगा, 11 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना रिमाइंडर बच के आएगा, 7। कितना रिमाइंडर बच के आएगा, 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 7 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न रेशियो का प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या रहा है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। समझिए क्वेश्चन कह रहा है कोई स्कूल में लड़का और लड़की, यानी लड़का का रेशियो 3 है और लड़की का रेशियो 2 है। प्रश्न में ही ना कह रहा है जी, बिल्कुल लड़का का रेशियो 3 है और लड़की का रेशियो 2 है। तो क्वेश्चन कह रहा है 20% लड़का, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है 20% लड़का और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितने परसेंट लड़का और कितने परसेंट लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होता, वो आंसर कर। अगर 20% लड़का को, अगर 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है तो 80% लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। अगर 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है तो 75% लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो इसको बस जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, लड़का और लड़की का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2, 3:2। अब देखिए इसका हमको निकालना है 80%, क्योंकि 20% को मिला है, 80% को नहीं मिला है, यानी आंसर कह रहा है नहीं मिला है, उसका रेशियो निकालिए। तो 3:2। देखिए हम इस 3:2 को 30 और 20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यह भी 3:2 में 300 200 भी लिख सकते हैं। 30 20 क्यों लिखें, क्योंकि इसका 80% निकालना इजी हो जाएगा, इसका 80% निकालना इजी हो जाएगा। देखिए 30 का 80%, 8 × 24, 8 × 24 यानी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24।
20 का 75%, 20 का 75% कितना हो जाएगा 15, 20 का 75% कितना हो जाएगा 15, 20 का 75% 15, 20 का 75% कितना हो जाएगा 15। अब कह रहा है 24 और 15 है, उसका रेशियो बताइए। आंसर में यही कह रहा है, इतना को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुआ, कितना को छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ है, इसमें 6 का हुआ है, यानी 20%। 30 का 20% 6 हुआ, 6 को छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ है। 20 का 25% 5 होगा, 20 का 25% 5 होगा, यानी 5 को छात्रवृत्ति मिला है। इसका मतलब 15 को छात्रवृत्ति नहीं मिला। तो छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले लड़का और लड़कियों का अनुपात कह रहा, छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है तो कितने, सॉरी कह रहा कितने प्रतिशत छात्रों को नहीं प्राप्त होती है। तो देखिए यहां से मान लीजिए इसको छात्र हम मान लेते हैं, ठीक, इसको लड़का मान लेते हैं, इसको लड़की। टोटल कितना हुआ 50, टोटल छात्र कितना हुआ 50, स्कूल में टोटल कितना हुआ 50। अब कितना को नहीं मिला, 24 प्लस 15, 24 प्लस 15 तो 5 4 9, 5 4 9, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3। अब देखिए 39/50, 39/50 आपका 78% होता है, यानी 78% का वैल्यू क्या होगा 39/50। कैसे, परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो 50 दून 100, 39 दूना 78, 39 दूना 78। चलिए इस प्रश्न को आप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इफ 1 + 1/x बराबर √3 देन द वैल्यू ऑफ x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है x के पावर 18, x के पावर 12, x के पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या होगा। अब देखिए अगर x + 1/x बराबर √3 दिया हुआ रहे तो x के पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा -1। इसको याद रखना है, इसको क्या करना है याद रखना है, इसको याद रखना। अब देखिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे कर देना। देखिए x के पावर 18 है यानी 3 गुना है, पावर क्या है विषम है, पावर विषम है तो क्या हो जाएगा -1 ही रह जाएगा, प्लस लगाइए। x के पावर 12 यानी 2 गुना है, यानी प्लस क्या हो जाएगा 2 गुना है तो x का पावर 2 गुना है, यानी सम है तो क्या लगेगा रहेगा माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या कर देंगे 1 फिर प्लस। देखिए x के पावर 6 के वैल्यू कितना है -1, x के पावर 6 का वैल्यू कितना है -1 प्लस अंतिम में 1, तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 का रिजल्ट क्या होगा। देखिए माइनस से प्लस कट गया, माइनस से प्लस कट गया, इसका रिजल्ट क्या आया 0, इसका आंसर क्या आया 0, इसका आंसर क्या है 0, इसका ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए इसको आधी रखना पड़ेगा, x + 1/x बराबर √3 होता है, x के पावर 6 कितना हो जाएगा -1। देखिए यह आता कैसे है, इसको देखते हैं कि यह आता कैसे है। अगर वो चीज आपको बनाने चला आया तो आप आराम से याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कैसे यह आता है, यानी कैसे आता है जिसको देखते हैं। क्या कर रहे हैं कि x + 1/x बराबर √3 है, तो x के पावर 6 बराबर -1 कैसे होता है, जो देखिए कैसे होता है। इसको हम क्या करते हैं, इसका q कर देते हैं, इसका क्या करते हैं q, तो q करेंगे तो हो जाएगा aq प्लस bq प्लस 3ab 3ab इंटू a प्लस b का वैल्यू कितना है √3, कितना है √3। अब इसको सोल्व करेंगे, जब इधर q किए हैं तो इसको भी q करेंगे, यानी दोनों साइड q करेंगे। तो √3 यानी देखिए √3 का हम q करेंगे, √3 का q करेंगे तो क्या आएगा 3√3। देखिए ये कैसे होता है, देखिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हम 4 का q निकाल रहे हैं, 4 का q निकाल रहे हैं तो 4 गुने 4 गुने 4, तो वैसे कर दीजिए √3 गुना √3। देखिए ये दोनों गुना हो क्या दे देगा √9 गुना √3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3√3। चलिए यह बात आपको समझ में चला है कि कैसे √3 हुआ है, कैसे 3√3 हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये समझ गए। अब इसको देखिए सोल्व कीजिए, x³ प्लस 1/x³ प्लस x से x कट जाएगा
तो 3√3 बराबर 3√3 हो जाएगा। देखिए अब इसको क्या करते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं, इधर इसको उधर भेज देते हैं। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 3√3 माइनस 3√3। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, यह 0 दे देगा, यह क्या हो जाएगा, ये दोनों को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 हो जाएगा। इसको अब आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे करना है। अब इसको देखिए, इसको क्या करना है, जोड़ना है। इसको जोड़ना है तो इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम x³, यहां कुछ नहीं तो एक। तो आप देखिए जोड़ेंगे कैसे, x³ गुना x³, x³ गुना x³। तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो x³ गुना x³ x के पावर 6, x के पावर 6 प्लस x के पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए x के पावर 6, x के पावर 6 प्लस 1 बराबर, ये गुना भागा में इधर जाएगा गुना में, तो 0 से कोई भी संख्या को हम गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यह हो जाएगा 0। तो 0 तो हम फिर ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 6 बराबर -1, x के पावर 6 बराबर -1। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर x + 1/x बराबर √3 दिया हुआ हो तो x के पावर 6 बराबर -1। देखिए कैसे आ गया, देखिए कैसे आ गया। तो ये चीज आप कर सकते थे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा, इसीलिए डायरेक्ट याद रखना है कि x के पावर 6 बराबर -1, x के पावर 6 बराबर -1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करें, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसमें करना क्या है, 3 से कोई लेना देना नहीं, रुपया 3 से अगर कहता उसका अंतर 6 रुपया है, 8 रुपया है, 20 रुपया, कुछ भी कह देता तो उसका रिजल्ट इस पे निर्भर नहीं होगा। क्या करना है, यानी विक्रय मूल्यों का अनुपात। एगो बेचा 2% के लाभ पर तो 102, एगो बेचा 18% के लाभ पर तो कितना हो जाएगा 118। अब इस दोनों का अनुपात निकालने बोल रहा है, तो 51 अनुपात 59, 51 अनुपात 59, 51 अनुपात 59, 51 अनुपात 59 है कहीं ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 0.0987 का सबसे छोटी साधारण भिन्न संख्या के रूप में मान कितना होगा। यानी कह रहा है 0987 के बाद सिर्फ 87 पर है का सबसे छोटी साधारण भिन्न संख्या के रूप में मान क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनाना, पहले क्या लिखना है, 987। अब जितना पर बार है उतना 9, जितना पर बार है उतना 9, जितना पर बार नहीं है उतना 0। तो कितना पर बार नहीं है, 2 पर बार नहीं है तो उतना 0 लिखेंगे, उतना 0 लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है, जिस पे बार नहीं उसको क्या करना है, घटाना है। जिसको पे बार नहीं है उसको क्या करना है, घटा देना। उसको क्या करना है, घटा देना। तो घटाइए, 9 8 17 7 9 बटा 9900 क्या हो जाएगा, 9900, यानी 9789900 99। अब इसको काटा पीटी करेंगे। अब इसको क्या करना है, काटा पीटी करना है। तो अब देखिए इसको काटा पीटी करेंगे तो इसको काटिए 3 से, 33 तिया 9900, 3 तियाई 9, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 तियाई 9, 3 दूनी 6, 3 6 18। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, अगला प्रश्न कह रहा है एक मंदिर में क्रमशः 12 16 24 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजाई जाती है। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया तब वो दोबारा एक साथ कब बजेगी। यानी क्वेश्चन कह रहा है ना कि 12 16 8 और 36 मिनट के अंतराल में, यानी पहला बजा 12 मिनट, दूसरा बजा 16, तीसरा बजा 24, चौथा बजा 36, यानी 4 घंटी को 12 16 24 36 मिनट के अंतराल पर बजा दिया जाता है। तो प्रश्न कर रहा है कि उन्हें 6 बजे बजाया गया, कितना बजे, 6 बजे बजाया गया है। दोबारा वो कब एक साथ बजेंगे, दोबारा अब वह कि एक साथ बजेंगे। देखिए इसको करना क्या है, जैसे ही घंटी बजाना हो, मिलना हो, कितना बजे चला है,
इतना इतना देरी के बाद चला है, तो क्या करना है, एलसीएम ले लेना। क्या करना है, एलसीएम ले लेना। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 12 16 24 36, 12 16 24 36। देखिए अब एलसीएम यहाँ निकालिए नहीं, फिर वैसे नहीं कीजिए 4 गुना 3, फिर कीजिएगा 8 2, कुछ ऐसे करके मत बनाना, यानी इसको डायरेक्ट याद रखिए 12 16 24 36। जैसे ही क्वेश्चन में आया कि 12 16 24 36, तुरंत एकदम आ जाना चाहिए 144 इसका क्या हो जाना चाहिए, हो जाएगा एलसीएम। 144 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 144 इसका एलसीएम हो जाएगा 144 मिनट। मिनट को क्या बदलना है घंटा में, मिनट को क्या बदलना है घंटा, तो 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे, तो देखिए 60 से भाग देंगे 120, 120 को 2 बार में काट देगा, प्लस 120 प्लस 24 यानी 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट के बाद, 2 घंटा 24 मिनट के बाद क्या होगा, फिर से घंटी एक साथ बजेगी, यानी 2 घंटा 24 मिनट के बाद फिर से घंटी कितना एक साथ क्या होगा, एक साथ बजेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 6 में हम 2 घंटा 24 मिनट ऐड करेंगे तो 8 बजकर 24 मिनट हो जाए, 24 मिनट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलिए। कर रहा है 17/31 34/62 48/93 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है बीएसएससी के द्वारा, तो एलसीएम एचसीएफ पर आपको बेहतरीन पकड़ होना चाहिए। एलसीएम एचसीएफ से पक्का ना पक्का 1-2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा है। तो आगे बढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, 17/31 34/62 48/93 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात, तो क्या बताए थे, जब भी भिन्न का एलसीएम ज्ञात करने बोले तो एलसीएम, तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालना। भिन्न का एलसीएम निकालने बोले तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालने बोले तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, यानी जो बोलेगा उसी ऊपर वाले को वही कर देना है। एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाले को एचसीएफ, एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाले को एचसीएफ, और उसका उल्टा हर में कर देना, उसका उल्टा हर में कर देना। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए ऊपर वाले का एलसीएम लेना, ऊपर वाले का एलसीएम लेना, नीचे वाले का एचसीएफ। देखिए 31 62 93 का एचसीएफ 31 होगा। देखिए सब ऑप्शन में 31 है, सब ऑप्शन में 31 है। पहले यही करना, एचसीएफ निकालना इजी, एचसीएफ जल्दी पकड़ा जाता है। एचसीएफ क्या होता है, जल्दी पकड़ा जाता है। एचसीएफ क्या होता है, जल्दी पकड़ा जाता है। तो देखिए 31, अगर मान लिया जाए कोई एक ही ऑप्शन में 31 होता तो वहीं से निपटा के चल देते हैं हम लोग, वहीं से निपटा के चल देते हैं हम लोग। तो आगे बढ़िए, देखिए अब ऊपर का एलसीएम निकालना, किसका किसका, 17 34 48, 17 34 48 का एलसीएम निकालना है। तो क्या कर रहे हैं, देखिए 17 गुणा 2 गुणा 24, यही ना होगा जी, 17 गुणा 2 गुणा 24, 17 दूनी 34, 24 दूनी 48 आ गया, इसके इसमें गुना हो गया। देखिए 17 दूनी 34, 34 गुना 24, 4 चौका 16, 4 चौका 16। देखिए 16 इसी का यूनिट डिजिट है, बाकी किसी का है नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, यानी 34 गुने 24 करेंगे 816 आना चाहिए, 816 आना चाहिए, 816 आना चाहिए। देखिए कर कीजिए 24 गुना 34, 24 चौका 96, 24 तिया 72, 24 तिया 6 9 2 11 7 1 8, 816 बिल्कुल आया। तो चलिए ऐसे भी एग्जाम में करना, यूनिट डिजिट, डिजिट सम, इस सब से पकड़ के यानी जल्दी बनाना, क्योंकि आपको 50 रीजनिंग पे भी टाइम देना, क्योंकि आपको 50 रीजनिंग पे भी टाइम देना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 24 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12 20 32 50 बचता है। यानी कह रहा है प्रश्न कि 16 24 36 54 से अगर हम किसी संख्या को भाग करेंगे तो शेष आएगा 12 24 32 और 50। तो इसको कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। देखिए 16 माइनस 4 12, 24 माइनस 4 20, 36 माइनस 4 32, 54 माइनस 4 50। जब ऐसा कुछ दिखे, जब सेम अंतर हो, जब सेम अंतर हो, जब जैसे बोला गया है प्रश्न में कि 16 से भाग देंगे तो 12 बचेगा, 24 से भाग देंगे तो 20 बचेगा, 36 से भाग देंगे तो 32 बचेगा, 54 से भाग देंगे तो 50। जब सभी का अंतर समान आ जाए, जितना दिया हुआ है और जितना शेष बच रहा है, जितना दिया हुआ है जिससे भागा करना है वो दिया हुआ है, और जो शेष बच रहा है उसका अंतर अगर सभी में समान हो तो क्या करना है, एलसीएम पहले लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, जो कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, यानी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, इसका एलसीएम लेना, इसका एलसीएम लेना, और जितना अंतर शेषफल में बता रहा है
कि इतना आ रहा है, अगर सभी का शेषफल में समान अंतर है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के उतना घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वही मेरा आंसर आ जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। 16, 24, 36, 54, 16, 24, 36, 54, 16, 24, 36, 54 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो देखिए अब इसका एलसीएम नहीं निकालने बैठ जाना, प्रश्न क्या कह रहा है, हम क्या समझाए हैं कि सभी का अंतर कितना होना चाहिए, सभी का अंतर 4, यानी एलसीएम निकाल के 4 घटा देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। यानी अगर ऑप्शन में हम अगर 4 ऐड कर देते हैं तो वो क्या एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका बिल्कुल हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, इसका बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए 4 ऐड करते हैं, 4 ऐड करते हैं तो 432 प्लस 4 436, 428 प्लस 4 432, 444 प्लस 8 448, 452 प्लस 4 456। अब देखिए यानी अगर इसका जो एलसीएम हो जाएगा, अब जो इसका एलसीएम हो जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 54 कर रहा है, इसको पकड़ने का बेहतरीन तरीका है, 54 कर रहा है तो 54 को हम 9 गुने 6 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी 54 से जो भाग होगा वह 9 से भी होगा और 6 से भी होगा, 9 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो 9 का विभाज्यता का नियम चेक करना इजी है। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या में दिए गए सभी डिजिट का योग अगर 9 से कट जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए पहले हम 9 से चेक कर लेते हैं। देखिए 3 9 4 10, क्या ए नंबर ऑप्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 14 9 से नहीं कटता है। 8 4 12, 12 4 16, 16 क्या 9 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता है। बी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब देखिए आइए डी पे, डी क्या कर रहा है, 6 4 10 5 15, 15 क्या 9 से कटता है, जी नहीं कटता है, बिल्कुल नहीं कटता है। डी नंबर ऑप्शन गलत हो गया, डी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए इसको चेक करते हैं, 4 3 7 2 9, जी 9, यानी 9 से यह कट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 9 से इसको काट दे रहा है, यानी जरूर यह 54 काट रहा होगा। यानी 54, एक बार गौर कीजिएगा, 54 जिसको काटेगा 9 उसको भी काट देगा, लेकिन जो 9 जिसको 9 काटेगा वह कंफर्म नहीं है कि 54 उसको भी काट दे। अगर मान लिया जाए 18 को 9 काट रहा है, ठीक, तो क्या 54 इसको काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। लेकिन 54 दूना कितना होता है 108, 108 को 54 अगर काट रहा है तो 9 भी उसको काटेगा, इस बात को गौर कीजिएगा। तो देखिए 9 से ये पूरा विभाजित हो रहा है, यानी 54 से भी यह पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या है, सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज का है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय हो तो इस ब्याज के वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में 482 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है दोस्तों, राशि ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए क्या करना है, क्या करना है, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए समझिए, प्रश्न समझिए, कह रहा है कोई राशि है उसको 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया है। फिर अगला कंडीशन क्या दे दिया है कि वही राशि है, राशि क्या है वही है, लेकिन इस बार चक्रवृद्धि ब्याज जो है वार्षिक नहीं अर्धवार्षिक है। क्या है, अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक हो जाने के कारण उसको 482 रुपया अधिक प्राप्त होता है, 482 रुपया अधिक प्राप्त होता है। और दोनों राशि जो है समान समय के लिए लगाया गया है, 2 वर्ष के लिए, दोनों क्या लगाया गया है, 2 वर्ष के लिए। देखिए इसमें आपको कुछ कुछ याद रखना होगा, कुछ कुछ याद रखना होगा। जैसे 20% है, क्या कह रहा है 20%, 20% है, जो 20% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 20% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 44 होता है। कितना होता है, 44% हो जाएगा। 20% से 2 वर्ष का ब्याज 44% हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक से, अब क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक आधार पर अब उसको ब्याज लेना है 2 साल के लिए। तो देखिए जैसे ही अर्धवार्षिक कहे तो समय को 2 गुना, समय को 2 गुना और ब्याज को आधा। देखिए क्यों कहा जाता है कि समय को 2 गुना, देखिए अब 6वें वर्ष पर ब्याज लग रहा है तो
6वें वर्ष पर लग रहा है तो एक साल में 2 बार 6 वर्ष आएगा, 2 बार 6 वर्ष आएगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि दोगुना कर दीजिए, इसीलिए कहा जाता है क्या, दोगुना कर दीजिए। तो देखिए समय को क्या करेंगे, 2 गुना, और रेट को क्या कर देंगे, आधा। अब देखिए मान लीजिए एक साल में लग रहा है 20%, अब 6वें महीना पर हम लेंगे तो 6वें महीना पर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। कितना हो जाएगा, 10%। अब देखिए समय को दोगुना करना है और रेट को आधा, तो समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष से 4 वर्ष, 2 वर्ष से 4 वर्ष, रेट कितना हो जाएगा, 20% से 10%, रेट कितना हो जाएगा, 10%। कितना हो जाएगा, 10%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10%। चलिए छोड़िए इसको, यानी अब कितना हो जाएगा, 10%। 10% से 4 बरस, 10% से 4 बरस का CI कितना होता है, तो यह भी याद रखिएगा 46.41, 46.41, 46.41। अब देखिए इस चीज को अगर आप याद रखिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए 2 साल का 20% का चक्रवृद्धि ब्याज 44 बरस, 2 साल का 20% का चक्रवृद्धि ब्याज 44% आएगा। अब 4 साल का 10% का चक्रवृद्धि ब्याज 46.41 आएगा, 46.41। अब प्रश्न में यही तो कह रहा है कि दोनों लगाया है, यानी दोनों पैसा लगाया है वो, तो उसको क्या मिल रहा है, 482 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा था। अब यहां देखिए 241, 2.41% ज्यादा मिल रहा है, और राशि कितना ज्यादा मिल रहा है, 482। इसका मतलब क्या हो गया, 2.41 का वैल्यू दिया हुआ है 482, इतना परसेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 482। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यानी देखिए 441 गुना 2 करेंगे, यानी 2 पर कितना शून्य, 2 शून्य लगा देंगे, 2 पर 2 शून्य लगा देंगे। अब क्या कर रहा है, तो राशि ज्ञात, यानी 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू, यानी 00 इधर तो 00 इधर, 200 पर 00। अब देखिए 200 पर 00 किधर दिख रहा है, 200 पर 00, बी नंबर ऑप्शन किधर दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन। तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या समझे, इसको याद रखना, नहीं तो फिर वैसे ही बनाइए, वैसे बनाइए, इसका रेट निकालिए। अब देखिए ये रेट कैसे आता है, इसका भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, कैसे आता है देखिए, थोड़ा समझिएगा, देखिए कैसे आता है। यानी इसका एक फार्मूला होता है रेट निकालने का, क्या फार्मूला होता है, सक्सेसिव कहते हैं उसको। जैसे 20% है तो लग गया, फिर लगेगा 20%। अब यह दूसरे साल जाएगा तो 20% पर भी 20% लगेगा, तो 20 का 20%, 20 का 20% कितना होगा, 4, 20 का 20% कितना होगा, 4, तो कितना हुआ, 44%। अब देखिए इसी को फार्मूला बना दिया गया है क्या, x प्लस वाई प्लस x इंटू बाई बटा 100, x इंटू बाई बटा 100, x इंटू बाई बटा 100। तो देखिए पहला लगा 20%, फिर लगा 20%, तो 20 20 40%, x भी है 20%, y भी है 20%, तो 40%। तो 20 x भी है 20%, y भी है 20%, तो 20 गुना 20 400, 20 गुना 20 400 बटा 120, तो कितना आ जाएगा, 4, 40 4 44%, 40 4 44%। अब मान लिया जाए 10% का भी निकालना रहेगा, तो ऐसे ऐसे कर करके ऐसे कर करके वहां तक पहुंचना, लेकिन 20%, 10%, 5%, 50%, ये सबको आपका रेट मालूम रखना है, तभी ही जल्द बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है, ए और बी क्रमशः 50,000 60,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करता है। x महीने बाद, x महीने बाद क्या कह रहा है प्रश्न, x महीने बाद, x महीने बाद सी भी 70,000 निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में x महीने पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है। यानी क्वेश्चन कर रहा है सी जो है x महीने बाद एंट्री मारता, और बी क्या है, x महीने पहले निकल जाता है, यानी 1 वर्ष पूरा होने में 1 महीने पहले निकल जाता है, वर्ष के अंत से 1 महीने पहले निकल गया। अब सी जो है x महीने बाद एंट्री मारा, x महीने बाद एंट्री मारा। यानी प्रश्न अब क्या कह रहा है, यदि वो 20:18:21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। लाभ, यानी लाभ कह रहा है 20:18:21 के अनुपात में से
लाभ को साझा करते हैं तो क्वेश्चन कर रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो एक्स यहाँ पर क्या है, टाइम। एक्स क्या है, टाइम। लाभ क्या होता है, लाभ होता है पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। पूंजी को अगर हम समय से गुना कर देंगे तो वो लाभ का रेशियो निकल के चला आएगा, लाभ का रेशियो निकल कर चला आएगा। तो देखिए प्रश्न को बनाते हैं, प्रश्न को कैसे बनाते हैं जो देखिए, हम ए बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं, उसका रुपया का हम रेशियो निकाल लेंगे, उस रेशियो से समय का रेशियो से गुना करेंगे तो लाभ का रेशियो निकल कर चला आएगा। तो देखिए रेशियो क्या होगा, रेशियो ये हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी का पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 5, 4 जीरो इसको काट देगा, 4 जीरो इसको काट देगा, 4 जीरो इसको काट देना, तो क्या हो जाएगा 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7। अब कह रहा इसको हम अगर समय से क्या करना है, समय से गुणा कर देंगे, समय से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यह पूरे एक वर्ष के लिए रहा, ए क्या रहा, एक्स वर्ष, ए वर्ष के लिए रहा, बी क्या रहा, एक्स महीने पहले निकल गया, और सी क्या रहा, एक्स महीने बाद ऐड हुआ, एक्स महीने बाद ऐड हुआ। तो ए रहा 12 महीने के लिए, ए रहा कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। बी को अभी कुछ जैसे क्वेश्चन करा वो करते हैं। अब देखिए हम अगर इसको गुना कर देंगे पूंजी गुना समय तो क्या लाभ का अनुपात निकल के चला आएगा, जी बिल्कुल। क्या होगा, लाभ का अनुपात आपका निकल कर चला आएगा, लाभ का अनुपात निकल कर चला आएगा। देखिए इसका लाभ कितना हुआ है 60, इसका लाभ 60, 12 गुने 5 कर देंगे 60। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है 20 18 21, यानी इसका हो जाएगा 20 अनुपात 18 अनुपात 21, 20 अनुपात 18 अनुपात 21, 20 अनुपात 18 अनुपात 21। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे कि देखिए 20 का रेशियो यहाँ 60 दे रहा है, यानी 20 का रेशियो 60 दे रहा है, यानी 3 से गुना किए हैं, 3 से क्या किए हैं गुना, 3 से क्या किए हैं गुना। तो 20 का वैल्यू 60 दिया हुआ है तो 18 का वैल्यू क्या दिया होगा 54, 18 का वैल्यू क्या दिया होगा 54, 21 का वैल्यू क्या दिया होगा 63, 21 का वैल्यू क्या दिया होगा 63, 21 का वैल्यू क्या दिया होगा 63। देखिए 20 रेशियो का वैल्यू 60 आया तो 18 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 54, 18 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 54, 21 रेशियो का वैल्यू क्या आएगा 63। अब देखिए यानी क्या करा, पूंजी को समय से हम गुना करेंगे तो लाभ आएगा, पूंजी को समय से हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, लाभ आएगा। देखिए पूंजी है, कितना समय से हम गुना करें तो 54 आ जाएगा। 6 को हम अगर 9 से गुना करते हैं, 9 से तो 54 आ जाएगा। 7 को अगर हम 9 से गुना करते हैं कितना आ जाएगा 63, कितना आ जाएगा 63। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, x महीने बाद सी भी 7000 निवेश करता है, सी कितना महीना के लिए कर रहा है 9 महीना के लिए, इसका मतलब एक वर्ष में वो 9 महीना के लिए ही निवेश कर रहा है, इसका मतलब वो 3 वर्ष पहले चल गया, 3 वर्ष x महीने बाद, यानी 3 वर्ष बाद वो ऐड हुआ है, 3 महीना बाद वो ऐड हुआ, 3 महीना बाद वो ऐड हुआ। अब आगे का स्टेटमेंट कर रहा है x महीना पहले भी इस साझेदारी को छोड़ देता। देखिए 12 में से हम 3 घटाएंगे तो 9, यानी b जो है 12 महीने से 3 महीना पहले छोड़ देता है, 3 महीना पहले छोड़ देता है, तभी तो वो 9 महीना के लिए पूंजी लगाता है। अब क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हुआ कि सी जो है 3 महीने बाद पैसा लगाएगा, बी जो है 3 महीने पहले पैसा निकाल लेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू 3 आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, एक्स का वैल्यू 3 आएगा। देखिए स्टेटमेंट मेरा सही हो गया, बिल्कुल सही। बी जो है 9 महीना तक ही लगाएगा, सी जो है 3 महीना के बाद 9 महीना के लिए लगाएगा, सी जो है 3 महीना के बाद 9 महीना के लिए ही लगाएगा। यानी दोनों जगह देखिए एक्स का वैल्यू 3 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 3 आ रहा है। प्रश्न में यही कह रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, सी डी होगा, डी नंबर ऑप्शन, एक्स का मान 3 होगा, 3 ही इसका सही उत्तर है। दोस्तों क्या आपको यह प्रश्न समझ में आया, बिल्कुल ही समझ में आया, मतलब इसी वे में जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ अगला प्रश्न कर रहा है ए और बी एक साथ 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इसे 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन एक कार्य को पूरा होने से 10 दिन पहले इस कार्य को छोड़ जाता है, ए प्लस बी यानी ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिनों तक कार्य किया। देखिए प्रश्न को समझते हैं, ए प्लस बी मिलकर कुछ दिनों में काम कर रहा है, बी
ए प्लस बी मिलकर कुछ दिनों में काम कर रहा है, ए इतना दिनों में कुछ दिनों में काम कर रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है टोटल जो वर्क है, वर्क, उस वर्क को पूरा होने से 10 दिन पहले ही ए चल देता है, यानी वर्क पूरा होने से 10 दिन पहले ही ए चल देता है, यानी ये काम छोड़ देता है, बाकी शेष काम बी करता है, बाकी शेष काम बी करता है। इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है ए के साथ काम किया, कब तक, जब तक ए छोड़कर नहीं गया। ए छोड़कर कब गया, 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन पहले, यानी 10 दिन पहले। तो वह 10 दिन जो है अकेले कौन काम करेगा, बी। अकेले कौन काम करेगा, बी। अकेले कौन काम करेगा, बी। तो देखिए इस प्रश्न को हम दो तरीका से बनाएंगे, या तो हम 10 दिन जो अकेले काम करेगा बी, उसको बी का जितना किया हुआ कार्य घटा देंगे। देखिए आइए, ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है दोस्तों, ए प्लस बी 12 दिन, ए कितना दिनों में कर रहा है, 15 दिन। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 30, सॉरी दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60। इसका मतलब ए का एफिशिएंसी 4 है तो बी का एफिशिएंसी 1 है, बी का एफिशिएंसी 1 है। अब देखिए हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जब से छोड़ के गया है यानी तब से 10 दिन में काम पूरा हो गया है। इसका मतलब पूरा हो गया कैसे, क्योंकि कार्य पूरा होने से पहले, कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले ए चला गया, तो उस 10 दिन का को अकेले निपटारा कौन किया होगा, बी। अकेले निपटारा कौन किया होगा, बी। तो देखिए बी अकेले निपटारा किया है तो बी 10 दिन में काम करेगा। तो हम ऐसा करते हैं, बी का काम घटा देते हैं, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 1। अब 10 दिन काम करेगा तो कितना बच जाएगा, 10 दिन काम करेगा तो कितना समय, कितना काम हो जाएगा, तो 1 की एफिशिएंसी से 10 दिन कार्य करेगा तो 10 काम कर देगा, तो 10 काम कर देगा तो 60 में हम 10 घटा देंगे तो 50 बच जाएगा, 50 बच जाएगा, 50 बच जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब यही 50 काम तो ए प्लस बी करेगा, यही 50 काम ए प्लस बी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ए जो है, ए 10 दिन पहले वर्क छोड़ के चला गया, इसका मतलब 50 काम तक दोनों साथ किया है, उसके बाद ए गया है। 50 काम तक दोनों साथ काम किया, उसके बाद ए गया है। तब देखिए 50 काम को ए प्लस बी दोनों मिलके किया होगा। वही प्रश्न कर रहा है कि ए प्लस बी ने एक साथ मिलकर कितने दिनों तक काम किया, तो 5 की इफिशियंसी से कितना 10 दिन, 5 की इफिशियंसी से कितना 10 दिन, 5 की इफिशियंसी से कितना 10 दिन। देखिए यह प्रश्न को एक तरीका से और समझते हैं, कैसे, देखिए उसको अभी और बेहतर ढंग से समझते हैं। देखिए कैसे, ए प्लस बी 12 दिन में कर रहा है, ए अकेले कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में, ए अकेले कितना दिन में 15 दिन में। तो हो जाएगा कितना, एलसीएम ले लेंगे 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 1। अब देखिए वो तरीका समझ, अब देखिए समझना क्या है, ए जो है ए वो 10 दिन पहले निकल रहा है, ए 10 दिन पहले निकल रहा है, तो हम यह भी कह सकते हैं ना कि बी, ए भी कुछ दिन तक साथ काम किया था, तो ए का जो समय है, ये जो काम 10 दिन बी के लिए छोड़ के गया है, तो ए का काम हम ऐड कर देंगे टोटल वर्क में, ए का काम ऐड कर देंगे टोटल वर्क में, और उस 10 दिन भी ए से हम काम करवा लेते हैं, उस 10 दिन भी हम ए से काम करवा लेते हैं। फिर भी मेरा आंसर ए प्लस बी कितने दिन तक साथ कार्य किया तब भी आएगा। देखिए कैसे, 60 है, ठीक, टोटल वर्क 60, टोटल वर्क कितना है 60, टोटल वर्क कितना है 60। अब ए जो है 10 दिन में कितना काम करेगा, ए 10 दिन में कितना काम करेगा, ए 10 दिन में कितना काम करेगा 4, तो 10 गुणे 4 यानी 4 गुणे 10 कर देंगे, ये 10 दिन में 40 काम करेगा, ये 10 दिन में कितना काम करेगा 40 काम करेगा। तो इसको हम अगर जोड़ देते हैं, इसको अगर हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 100 काम, टोटल 100 काम, टोटल 100 काम, टोटल 100 काम। अब इस 100 काम को हम क्या करेंगे, इस 100 काम को हम क्या करेंगे, ए प्लस बी दोनों से करा देंगे, ए प्लस बी दोनों से करा देंगे। ए का एफिशिएंसी कितना 5, ए का एफिशिएंसी कितना 5, ए का एफिशिएंसी कितना 5, सॉरी ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना 5, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना 5, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हुआ 5 हुआ, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हुआ 5। देखिए 20 बचे 100, 20 बचे 100, 20 बचे 100। अब देखिए ए को हम 10 दिन एक्स्ट्रा काम करवाए थे, ए को कितना दिन 10 दिन एक्स्ट्रा काम कराए थे, ए का 10 दिन निकाल दीजिए,
ए का क्या करना है, 10 दिन निकाल देना। ए को अगर हम 10 दिन एक्स्ट्रा काम किए थे तो ए का 10 दिन हम निकाल देंगे। ए का क्या करेंगे, 10 दिन निकाल देंगे। तो 10 दिन निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 10 दिन। कितना बच जाएगा, 10 दिन। डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होगी। प्रश्न कह रहा 8 वर्ष में अर्जित ब्याज जो है मूलधन के बराबर है, यानी मूलधन 100 है तो 8 वर्ष में 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। 8 वर्ष में 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। तब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज एस आई बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बटा 100, पी गुने आर गुने टी बटा 100। तो ऐसी इसी प्रकार से कर दिए। पी कितना है, मान लीजिए 100 मान है तो 100 रख लीजिए। आर कितना है, आर निकालना है, आर निकालना है। समय कितना है, 8 वर्ष। भागा किससे देना है, 100 से। भाग 8 वर्ष में 100 से, ठीक। ऐसा मूलधन ब्याज जो है मूलधन के क्या है, बराबर है। अर्जित ब्याज, तो ब्याज कितना आया है, 100। ब्याज कितना आया है, 100। 100 से 100 कट गया। आर गुने 8 बराबर 100, आर गुने 8 बराबर 100, इसलिए आर बराबर 12.5। 12.5 गुने 8, 12.5 गुने 8 100, 12.5 गुने 8 100, यानी 12.5%, 12.5%, 12.5% इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा, 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उनमें कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो, 20% हो। देखिए इसको कैसे बनाना है समझिए। क्वेश्चन कर रहा है 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध में, यानी 16 लीटर दूध है उसमें 10% क्या है, 10% क्या है, दूध है। सॉरी 10% क्या है, 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए, आप 10% क्या है, पानी है। 10% क्या है, पानी है, यानी 10% पानी है, यानी 10% पानी है तो एक 1.16 क्या हो जाएगा, पानी। 1.16 लीटर पानी हो जाएगा। तो बाकी बच जाएगा कितना, 14.4। 14.4 जो बच जाएगा, 14.4 क्या बच जाएगा, मिल्क। 14.4 क्या बच जाएगा, मिल्क। तो इतना हो जाएगा मिल्क, कितना हो जाएगा क्या, वाटर। इतना हो जाएगा मिल्क, कितना हो जाएगा क्या, वाटर। तो देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, बिल्कुल आ जाएगा 16। आगे बढ़िए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी का मात्रा 20% हो, यानी कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। यानी दूध तो पहले जितना था अभी भी है, दूध कितना है, पहले जितना था इतना अभी भी है। तो दूध पहले कितना था, 14.4। तो अब क्या कर रहा है, 20% हो जाना चाहिए पानी, 20%। तो 80% क्या होगा, 80% क्या होगा, 80% दूध होगा। जब 20% पानी हो जाएगा तो 80% दूध होगा, यानी जितना पहले दूध था उतना अभी भी दूध रहेगा, उतना अभी भी दूध रहेगा। देखिए 80% का वैल्यू एक, यानी 80% का वैल्यू कितना हुआ, 80% का वैल्यू हो गया कितना, 14.4। 80% का वैल्यू 14.4 है तो 20% का वैल्यू क्या होगा, 20% का वैल्यू क्या होगा। क्या करना है, 144 बटा 800, 144 बटा 800। क्यों, क्योंकि यह पॉइंट यहां 0 लगा देगा, गुणा 100 कर देंगे। गुणा 100 से 100 कट गया, 8 इकाई 8 8 6 14 18 18। तब देखिए एक का वैल्यू 18 आया, एक का वैल्यू 18 आया, तो 20 का वैल्यू 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36, यानी 36 हो जाएगा। तो कितना लीटर मिलाना होगा, 2 लीटर, क्योंकि 3.6 लीटर आएगा। 3.6 लीटर 20% हो जाएगा। तो पहले से कितना था, 1.6 था। तो कितना, 2 लीटर आओ मिलाएंगे, 2 लीटर आओ मिलाएंगे। 2 लीटर कहीं ऑप्शन है, जी नहीं है। 2 लीटर इसको बना लीजिए, 2 लीटर इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5 लोगों की समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। यानी पहले 3
अब अंतिम से 2 का जो अनुपात है 9 अनुपात 7 है, 9 अनुपात 7 है। आगे प्रश्न क्या कर रहा है, यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है, यानी यहाँ देखिए अंतर 2 है और दिया कितना है 12, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 6, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 6। तो पांचों लोगों की औसत आयु कितनी होगी, पांचों लोगों की औसत आयु कितनी होगी, देखिए 9 छक 54, 9 छक 54, क्या करना है, यह 3 का है यह 2 का है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 आया तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 54, 9 यूनिट का वैल्यू 54, 2 यूनिट का वैल्यू यानी 2 लोग का क्या आ जाएगा, जब 1 का 6 है तो 2 लोग का औसत कितना हो जाएगा 7 छक 42, 7 छक 42, 7 छक 42। तो अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है तो पांचों लोगों की औसत आयु, तो इसका उम्र निकल गया, इसका उम्र निकल गया, तो अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, 4 2 6 5 4 9, 4 2 6 5 4 9 96, 4 2 9 5 4, अब नहीं गलत, यहाँ देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, जब हम ये कर लिए क्या, ये क्वेश्चन को देखिए फिर से समझाते हैं, क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं, देखिए क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं, देखिए कह रहा है कि पहले 3 का जो औसत अनुपात है 9, अंतिम 2 का औसत अनुपात है 7। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, प्रश्न में दिया हुआ है 12। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यानी 12, 2 का वैल्यू 12 है तो 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो 9 छक 54, 9 छक 54, यानी अंतिम 3 का औसत 54 वर्ष निकला, पहले 3 का औसत 54 वर्ष निकला, तो अंतिम 2 का उम्र औसत उम्र 42 वर्ष निकला। अब देखिए इसको 3 से गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16, इसको 2 से गुना कर देंगे तो वर्षों का योग आ जाएगा, दोनों व्यक्तियों के वर्षों का, तो इसको कर देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब इसको 8 4 2 6, 8 6 14, 1 1 2, अब इसको हम 5 से भागा दे देते हैं, क्योंकि 5 व्यक्ति है तो औसत उम्र निकल जाएगा, 5 का 20, 5 का 20 बच गया, अच्छा 9 5 45, 9 5 5 का 20 बच गया 4, 9 5 45, 49.2, 49.2, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है पानी, जीवन और जलील किसी काम को अलग अलग क्रम से 30, 20 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। जीवन ने काम आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानू और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए। उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन क्या कहा समझे, क्वेश्चन कहा ने कि 3 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं 30 दिन, 20 दिन, 60 दिन में, लेकिन कह रहा है जीवन ने काम आरंभ किया, कोई एक व्यक्ति काम आरंभ करता है फिर उसको हर तीसरे दिन दोनों मिलकर सहायता करता है। यही प्रक्रिया अगर जारी रहा तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पानी, जीवन, पानी, जीवन और कौन है एक, पानी, जीवन और जलील, जलील, ठीक, कितना कितना दिन में कर रहा है 30, 20, 60, इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 60, 3 दूनी 60, बीतियाई 60, 60 का ही 60 है, यानी पानी, जीवन और जलील का इफिशियंसी 2 3 1 आ गया, 2 3 1 आ गया, टोटल काम कितना है 60, टोटल काम कितना है 60 टोटल। अब इसको खत्म करना है कैसे, क्या शर्त दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है जीवन ने काम आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानू और जलील, हर तीसरे दिन पानू और जलील, पानू और जलील आता है, हर तीसरे दिन पानू और जलील आता है, तो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। देखिए टोटल काम कितना है 60। अब करना कैसे है, करना है कि जीवन ने काम आरंभ किया, पहला दिन जीवन 3 यूनिट काम करेगा, दूसरा दिन जीवन 3 यूनिट काम करेगा, तीसरा दिन तीनों मिलकर काम करेगा। क्यों करेगा कि तीसरा दिन जीवन भी करेगा और पानी और जलील भी करेगा, पानी और जलील, 3 2 5 1 6, यानी 3 दिन में टोटल कितना काम हो गया, 3 दिन में टोटल 12 यूनिट काम हो गया। तो 60 यूनिट तक जाने में, 60 यूनिट तक जाने में हमको कितना समय लगेगा, 5 से गुना करेंगे, यानी 60, 12 5 60, यानी 5, तो इसको भी हमको 5 से गुना करना होगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 दिन, 15 दिन में आपका क्या हो जाएगा उत्तर चला आएगा, यानी 15 दिन में वह काम पूरा हो जाएगा, तो 15 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए मिलेंगे
नेक्स्ट सेट में आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।